नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में अब कुछ महीने का वक्त बचा है, लेकिन सियासी दल अभी से ही राजनीतिक समीकरण को दुरुस्त करने में लगे हैं। सूबे में सभी दलों की नजर ओबीसी समुदाय के वोट बैंक पर है, जिनको साधने के लिए सत्ता पक्ष से लेकर के विपक्षी तक अपनी अपनी पार्टी की कमान यूपी में पिछड़े समुदाय के हाथों में दे रहे हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश की सियासत में पिछड़ा वर्ग इसकी सबसे अहम भूमिका रही है और माना यह जाता है कि करीब 50% यह वोट बैंक जिस पार्टी के खाते में जाता है, सत्ता उसकी ही होती है। 2017 के विधानसभा और 2014 और 2019 के लोकसभा में बीजेपी को पिछड़ा वर्ग का अच्छा खासा समर्थन मिला और उसका नतीजा यह रहा कि वो केंद्र और राज्य की सत्ता पे मजबूती के साथ काबिज हुई है। ऐसे ही 2012 में सपा ने भी ओबीसी समुदाय के दम पर ही सूबे की सत्ता को पाया था, जबकि 2007 में मायावती दलितों के साथ अति पिछड़ा का दांव खेलकर ही चुनावी जंग को फतेह करती हुई नजर आई थी। अब सूबे के सभी सियासी पार्टियों ने पिछड़ी जातियों को लेकर उनको अपने साथ जोड़ने की रणनीति पर काम शुरू कर दिया है। बीजेपी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बसपा जैसी मुख्य पार्टियों ने प्रदेश अध्यक्ष पिछड़ी जाति से ही बना दिए हैं। अब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह कुर्मी जाति से आते हैं, जबकि इसी जाति में नरेश उत्तम ने सपा प्रदेश अध्यक्ष का पद संभाल रखा है। वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू अति पिछड़ी कही जाने वाली कानू जाति से आते हैं और ऐसे ही बीएसपी के प्रदेश अध्यक्ष भीम राजभर अति पिछड़े समुदाय राजभर समाज से आते हैं। तो उत्तर प्रदेश में सरकारी तौर पर जातीय आधार पर पिछड़ा वोट बैंक का कोई आधिकारिक आंकड़ा नहीं है, लेकिन एक अनुमान के मुताबिक यूपी में सबसे बड़ा वोट बैंक पिछड़े वर्ग समूह का ही है। लगभग 52% पिछड़ा वोट बैंक, इनमें से 43% वोट बैंक गैर यादव बिरादरी का है, जो कभी किसी पार्टी के साथ स्थायी रूप से खड़ा नहीं रहता है। इतना ही नहीं, पिछड़ा वर्ग के वोटर कभी सामूहिक तौर पर किसी पार्टी के पक्ष में भी वोटिंग नहीं करते हैं। अब ओबीसी समुदाय सूबे के चुनाव में अपना वोट जाति के आधार पर ही करता रहा है और यही वजह है कि छोटे हों या फिर बड़े दल, सभी की निगाहें इस वोट बैंक पर रहती हैं। अब ऐसे में देखना यह होगा कि उत्तर प्रदेश का ओबीसी समुदाय आखिर इस बार किस पार्टी पर भरोसा जताता है। आज इसी मुद्दे पर करेंगे हम आज की बहस कि क्या 2022 के विधानसभा चुनाव में ओबीसी जाति किंग मेकर साबित होगी। तो ओबीसी जातियों के सियासी समीकरण पर उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। 100 में 60 हमारा है, 40 दूसरे का है, उसमें भी बंटवारा है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए डिप्टी सीएम केशव मौर्य जी है। सर, एक बार नारा आप फिर से एक बार बोलिए। वो नारा नहीं, सच्चाई है। 100% वोटों में से 60% वोट भारतीय जनता पार्टी का है। 40% वोट में सभी दलों में पहले बंटवारा रहता था, लेकिन अब मैं मानता हूं कि उस 40% में से भी एक बहुत बड़ी संख्या है जो भाजपा को वोट देना चाहती है। इसलिए मैं नारा लगाता हूं 100 में 60 हमारा, 40 में बंटवारा, बंटवारे में भी हमारा। अखिलेश यादव का आज आजमगढ़ में उन्होंने आपके पार्टी पे हमला करते हुए कहा कि जो उन्होंने वादा किया था कोई वादा नहीं पूरा किया, जनता उनको खोज रही है। श्री अखिलेश यादव जी को आजमगढ़ की जनता खोज रही थी, भला वहां मिल गए हैं, बच के आए हैं, भाजपा की सरकार है, सुरक्षित लौट आए हैं। हमारे साथ केशव मौर्य जी थे, उनका साफ कहना है कि आजमगढ़ की जनता अखिलेश यादव को खोज रही है, भला जनता बीजेपी को क्यों खोजेगी, वहां की जनता ने उनको खोज लिया है। सहयोगी हरिओम के साथ रजनीश पांडे, इंडिया न्यूज, लखनऊ। तो आप देख रहे थे कि किस तरह से अभी डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की तरफ से एक बड़ी बात कही गई। हालांकि इस बात को वो पहले भी चुनाव में कह चुके हैं और बार बार वो इस बात को दोहराते हैं कि जब 60% हमारा है और बाकी में जो बंटवारा है, अब उस पर जो पार्टियां हैं वो आपस में अपनी कितनी भी रणनीति क्यों ना बना ले। और इसी वोट बैंक के दम पर यह बात उनके द्वारा कही जाती है कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में दोबारा से वापसी भी करेगी और पिछली बार भी सत्ता में वो क्यों आने वाले हैं, यही आधार उन्होंने बताया था। अब यहां पर सवाल यह है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, कि जो ओबीसी वोट बैंक है वो कभी भी पूरी तरह से आप ये नहीं कह सकते कि इंटैक्ट रहा है, यानी कि एकजुट रहा है और किसी पार्टी के पक्ष में उसने एक साथ कभी वोट किया हो। और इसीलिए सियासी दल जिनकी राजनीति ही इन जातिगत आधार पर है या इन जातिगत समीकरणों के आधार पर है, वो लगातार इस कोशिश में होते हैं कि कैसे ज्यादा से ज्यादा ओबीसी के जो वोट हैं उनको अपनी तरफ खींचा जाए या उनको अपनी तरफ आकर्षित किया जाए, और अगर वो उनकी पार्टी के पक्ष में मतदान करते हैं तो इसमें सत्ता का जो रास्ता है वो और सुगम हो जाता है। अब चाहे आप समाजवादी पार्टी को देखें, एम वाई फैक्टर जिसका जिक्र होता है, जिसमें एम से मुस्लिम, वाई से यादव,
ये तो बिल्कुल सही है कि ये इंटैक्ट होकर के वोटिंग करता है, लेकिन सिर्फ इतने ही प्रतिशत वोट से आप कभी भी सत्ता में आ नहीं सकते। और इसलिए ओबीसी का एक बड़ा धड़ा जब भी जिस पार्टी के समर्थन में होता है उसकी सरकार सूबे के अंदर होती है। चाहे आप 2012 में देखें, समाजवादी पार्टी भी जब सत्ता में आई तो उस वक्त भी उसको ओबीसी का एक बड़ा वोट बैंक मिला था। उसके पहले विधानसभा चुनाव में मायावती ने भी इसी तरह से इस सियासी समीकरण को साधा था और मायावती भी फुल बहुमत के साथ आपने देखा था कि सरकार बनाती हुई दिखी थी। और 17 में भी आपने देखा कि इन्हीं ओबीसी वोट बैंक को अमित शाह की रणनीति के तौर पर साधा गया था और नतीजा यह था कि भारतीय जनता पार्टी को भी बहुमत के आधार पर जो जीत है वो मिली। और अब इस बार भी सबकी निगाहें उसी तरफ हैं और इसलिए आप देख रहे हैं कि जाति के आधारित जो पार्टियां हैं वो भी जिनके साथ जा रही हैं उनका पलड़ा कहीं ना कहीं भारी होता हुआ नजर आ रहा है, या फिर वो ये दावा कर रहे हैं कि इस बार सत्ता में वो वापसी करने वाले हैं। तो ओबीसी यानी कि पिछड़ी जाति क्या इस बार किंग मेकर बनने वाली है उत्तर प्रदेश के चुनाव में? आज इसी पर चर्चा करते हैं। इन्हीं सवालों के साथ आज की डिबेट को ओपन करते हैं। 3 मेहमान फिलहाल मेरे साथ जुड़े हैं, उनका परिचय पहले मैं आपके साथ करवा देता हूं। उमाशंकर राजभर जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता है एसबीएसपी के। उमाशंकर राजभर जी, बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। आलोक वर्मा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। आलोक वर्मा जी, आपका भी इस चर्चा में स्वागत है। और प्रीतपाल सिंह सलूजा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता है आम आदमी पार्टी के। प्रीतपाल सिंह सलूजा जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और अब से ठीक है, सचिन यादव जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। सचिन यादव जी, आपका भी इस चर्चा में स्वागत है। आलोक वर्मा जी, सबसे पहले मैं आपसे ही आज इस चर्चा की शुरुआत करूंगा, क्योंकि लगातार हम लोग देख रहे हैं और खासतौर से ओबीसी जो वोट बैंक है उसके ऊपर सब लोग अपना अपना जो आधिपत्य है या फिर आप ये कहें कि उनको साधने की कोशिश करते हैं। जो चुनावी गठबंधन हो रहे हैं उसके पीछे भी हम लोगों को ये पूरा परिदृश्य नजर आ रहा है, लेकिन इसको आप किस तरीके से देखते हैं कि ओबीसी, क्या आप ये मान के चल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ इंटैक्ट होगा? भारतीय जनता पार्टी उनको अपने पक्ष में लाने में, या फिर उनके लिए आपने जो स्कीम्स लाए या उनको जैसे आपने कहा कि आप उन सब के विकास के बारे में सोचते हैं, क्या वो आपके साथ खड़ा है? किंग मेकर के तौर पर आप उसको देखते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर? आपका पहला रिएक्शन मैं इस पर चाहूंगा आलोक जी। बिल्कुल देखते हैं और बिल्कुल पिछले कई सालों से अगर उत्तर प्रदेश की खाली बात हम करें तो जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की जनता हमको वोट देती रही है, कोई भी इलेक्शन हो, कोई भी चुनाव हो, चाहे वो विधान परिषद का चुनाव हो, चाहे विधानसभा का, चाहे लोकसभा का, भारतीय जनता पार्टी लगातार जीतती रही है, शानदार जीत हासिल करती रही है। केशव जी ने जो कहा कि 100 में 60 हमारा है, 40 में बंटवारा है और जिसमें बंटवारा है उसमें भी हमारा है, ये हमारा नारा है एक तरीके से। हम भारतीय जनता पार्टी के लोग इसको गुनगुनाते रहते हैं और निश्चित रूप से उसका असर भी आप देखते होंगे। 2017 में जब चुनाव का नतीजा निकल के आया था तब आपको पता होगा कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन था, शानदार गठबंधन था। बहुत सारे लोग कह रहे थे कि इसका फर्क पड़ेगा, उत्तर प्रदेश की सियासत में इसका फर्क पड़ेगा, केंद्र की राजनीति में इसका फर्क पड़ेगा। लेकिन क्या हुआ? दोनों पार्टियों को, समाजवादी पार्टी को और कांग्रेस को, कुल मिलाकर 54 सीटें हासिल हुई। 2019 का इलेक्शन आप देख लीजिए, क्या हुआ था? उस समय समाजवादी पार्टी और बसपा साथ साथ चुनाव लड़े थे। आप जैसे विश्लेषक भी और आप जैसे मीडिया पर्सन भी कह रहे थे कितना शानदार गठबंधन हुआ है, भारतीय जनता पार्टी कहीं टिकेगी नहीं। और भारतीय जनता पार्टी ने शानदार जीत उस समय भी हासिल की थी समाजवादी पार्टी को और बसपा को कुल मिलाकर 15 सीटें हासिल हुई थी, 10 सीटें बसपा को और 5 सीटें समाजवादी पार्टी को। अभी हाल में पंचायत चुनाव हुआ है, उसमें भी हमने शानदार जीत हासिल की है। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की जो सोच है, भारतीय जनता पार्टी का जो काम है, 2 करोड़ 30 लाख जो मेंबर्स हैं उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की, जिस तरीके से वो लोगों से जुड़ाव रखते हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास का जो हमारा नारा है और जो हमारी सोच है, उसको लेकर के जिस तरीके से हम काम करते हैं, उसके चलते भारतीय जनता पार्टी लगातार जीतती रही है। 2022 का चुनाव निश्चित रूप से आने वाला है। लेकिन आलोक जी, अभी 2 चीजें हैं, 2 चीजें मैं थोड़ा सा समझना चाहूंगा। पहला तो यह है कि जब आप पिछड़ा वर्ग की, यानी कि पिछड़े में फिर अति पिछड़ा और जो तमाम समुदायों की जब बात होती है, तो ओपी राजभर जी पिछली बार 17 में आपके साथ में थे, इसलिए एक बड़ा वोट बैंक जो उनका वाला था वो भी आपके ही पक्ष में था, या वो काउंट आपके साथ हुआ। दूसरा यह है कि इस बार आप लोग क्योंकि सत्ता के अंदर हैं, इसलिए सत्ता को लेकर के भी जो तमाम तरीके की नाराजगियां रहती हैं और जो वादे आपने किए या जो आपने कहा कि आप डिलीवर करेंगे, आप उसको कितना कर पाए, इसका आकलन भी जनता फिर करती है। इन दोनों ही चुनौतियों में कैसे आपको लग रहा है कि पूरी तरह से इंटैक्ट होकर के अभी भी वो आपके साथ ही खड़े हुए हैं, जबकि ओपी राजभर जी आपका साथ छोड़ चुके हैं? मैंने तो अभी तो पूरा समीकरण आपको दिखा दिया है। 2017 का चुनाव ही रख लीजिए, पिछले 5 सालों में उत्तर प्रदेश में जो भी चुनाव हुए हैं, 2017 में शानदार जीत हुई, हासिल हुई। 2019 में भी पीछे गुजरा था, 2019 में लोकसभा चुनाव था तो जनता हमारे साथ खड़ी थी ना, तब भारतीय जनता पार्टी की इतनी शानदार जीत हासिल हुई। दोनों पार्टियों को जो साथ साथ मिलकर के लड़ रहे थे, बसपा और समाजवादी पार्टी, उत्तर प्रदेश की बड़ी राजनीतिक पार्टियां आप उन्हें कह सकते हैं, निश्चित रूप से कहते भी होंगे। हमने जिस तरीके से जीत हासिल की, उसके चलते बसपा तो नहीं
कहीं खत्म ही हो गई। समाजवादी पार्टी थोड़ी बहुत उठी है, अभी 2022 का इलेक्शन गुजरने दीजिए, वो भी कहीं आपको दिखाई नहीं पड़ेगी। अभी 2021 में इलेक्शन हुआ था पंचायत का, जिस तरीके से शानदार जीत हासिल हमने की, आपने भी उसको दिखाया था। आप भी आप उसको अच्छी तरीके से जानते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो फिलॉसफी है, भारतीय जनता पार्टी जिस चीज पे आगे बढ़ती है, जिस बात पर आगे बढ़ती है, वो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। हम सबको साथ लेकर के चलते हैं, सबके विकास के बारे में बात करते हैं, और सबका विश्वास हमें लगातार हासिल है। शायद इसीलिए 2014 से लेकर के जो भी इलेक्शन उत्तर प्रदेश में या हिंदुस्तान में हुए हैं, अधिकतर इलेक्शन हम जीतते रहे हैं। तो मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में अभी भी भारतीय जनता पार्टी उसी तरीके की जीत हासिल करेगी जैसी जीत 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने हासिल की थी। 350 का हमारा लक्ष्य है। 2022 नहीं, ठीक है, लक्ष्य तो कितना भी रखा जा सकता है भाई। देखिए, 400 सीट जीतने की बात तो कल मऊ की रैली में अखिलेश यादव जी भी कह रहे थे, यानी कि 3 सीट ही वो और लोगों के लिए छोड़ रहे थे। लेकिन अब ये बात कितनी सही साबित होती है, इंतजार करेंगे हम सभी लोग चुनाव का। उमाशंकर राजभर जी, आपका भी रिएक्शन में चाहूंगा, क्योंकि ओबीसी तो बहुत हम लोग देखते हैं और खासतौर से यही किंग मेकर की भूमिका में रहा है। पहले भी मैंने इसका जिक्र किया कि जब जब भी सरकारें बनी हैं उसमें ओबीसी वोट बैंक का अपना एक अहम योगदान रहा है। इस बार आप इसको कैसे आकलन करेंगे, कैसे देखते हैं? उमाशंकर राजभर जी। आयुष जी, जरा उत्तर प्रदेश की राजनीति को आप समझिए। आप देखते होंगे 89 तक जो है कांग्रेस रही उत्तर प्रदेश में, और वह आयोग करके पिछड़ा वर्ग को बहकाती रही। 89 में जनता दल आई। जनता दल में आने के बाद 90 में आपने देखा होगा मंडल कमीशन ओबीसी के लिए लागू किया। 91 आपने देखा रामलहर के चक्कर में, यही 91 में माननीय कल्याण जी को ओबीसी नेता करके वो आगे किए, और 91 में माननीय कल्याण सिंह आ गए और कल्याण सिंह कमंडल लेकर के चले। लेकिन आयुष जी, आप देखे होंगे 93 में यही पिछड़ा, यही दलित एक साथ मिलकर के इनकी रामलहर का क्या तोड़ किया था, इनको याद होगा। दूसरी बात आपको बता दूं कि 97 में आप देखे होंगे, 97 से लेकर के जो सरकारें चली बहुत जोर तोड़ करके चली, चाहे उसमें भाजपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे मुलायम सिंह हो। 2002 से ध्यान रखिए, 2002 से यही मुलायम सिंह के साथ में यही पिछड़ा था, अति पिछड़ा था, साथ मिलकर के 2002 से 2007 तक सरकार बनाया। और बहन मायावती जी का शासनकाल जो रहा 7 से 12 तक आप देखे होंगे, दलित, मुस्लिम और अति पिछड़ा यह सरकार 5 साल बनाया। इनका उत्तर प्रदेश में 2002 से यह उत्तर प्रदेश में साफ थे। लेकिन ध्यान रखिए इस बात को, जो इनका 14 साल का वनवास था, यह अति पिछड़े को माननीय नेता ओम प्रकाश राजभर को यह विश्वास दिलाए कि 2017 में माननीय मौर्य जी, केशव प्रसाद मौर्य आज बोल रहे थे पिछड़ों की भाषा, इन्हीं को शिखंडी की तरह आगे किया। जिस तरह से कल्याण सिंह को आपने 91 में जिताया, उसी तरह से 17 में इनको आप सरकार में मुख्यमंत्री बनाएंगे हम केशव प्रसाद मौर्य को, और अति पिछड़ा का हक मारा जाए। ये हमको डरवाते थे कि आपका जो 90 से 27% आरक्षण का बंटवारा मिला है, यह यादव कुदमी बनिया लूट रहा है। इसी बात को डरवा करके केशव प्रसाद मौर्य को जो अन्य समाज से आते हैं उनको आगे किया, और आगे करने के बाद हम लोग बहक के जितना 43% इनके साथ में बहकावे में आ गया। बहकावे में आने के बाद आपको आयुष जी मैं बता दूं, हम इनके साथ 2 साल साथ में रहे, लेकिन 2 सालों में सामाजिक न्याय समिति इन्होंने क्या कहा, हम 27% का जो हक मारा जा रहा है पिछड़े का, उसका हम बंटवारा कर देंगे। लेकिन बंटवारा नहीं, आज भी 30 अक्टूबर 2018 की वो समिति बनी हुई है, 3 साल हो गया, उसको लागू करते रहेंगे। और आयुष जी, और एक मजे की बात इनको बता दूं, मालूम नहीं है, जो पिछड़े की बात करते हैं माननीय आयुष जी, जरा सुनिए कि यही बात ध्यान रखिए कि उनको बताइए, माननीय मोदी जी इस बात को समझ करके, मैं बार बार आप कहते हैं कि हर डिबेट में आप यही बात बोलते हैं कि खुद बिहार के इलेक्शन में जो है कि हम अन्य पिछड़े समाज से आते हैं, और प्रभावित होकर के उन्होंने रोहिणी आयोग बनाया। 3 साल हो गया, 6 महीने कार्यकाल बढ़ाया जा रहा है, उसको कब लागू करेंगे? जो हस रहे, ध्यान रखिएगा आयुष जी, जो हस रहे कांग्रेस का हुआ उत्तर प्रदेश में 32 साल का उनका वनवास खत्म कर दिया, वही हालत जो है भाजपा को होने जा रही है। 32 साल से 89 के बाद से उत्तर प्रदेश में कोई सरकार रिपीट नहीं हुई है। जो धोखेबाज है उसके साथ अति पिछड़ा हमेशा जो है हमेशा खड़ा रहा है। ध्यान रखिए, इनको हम हराने का काम करेंगे। और 2022 चलिए आलोक जी इसका जवाब देंगे, लेकिन मैं सचिन जी का भी एक रिएक्शन लेता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, नहीं वो तो हम लोग फिर इंतजार कर रहे हैं। मैं तो हमेशा ये कहता हूँ ना, चुनाव तक का तो हम लोग को इंतजार करना ही पड़ेगा, सब अपनी बातों को रख सकते हैं। सचिन जी ओबीसी इंटैक्ट होगा क्या समाजवादी पार्टी के साथ? हेलो सचिन जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे?
जी 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 जी। सचिन जी, ओबीसी वर्क बैंक है या जो वोट बैंक है, आपको लग रहा है कि आप लोगों के साथ इंटैक्ट होकर के वो खड़ा होगा? क्योंकि आप तो कह रहे थे कल मऊ की रैली में कि 400 आप लोग जीतने वाले हैं सीट। देखिए, उत्तर प्रदेश में इस बार परिवर्तन निश्चित है और इस बार आदरणीय अखिलेश यादव के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार बनने जा रही है। और कल की जो रैली थी, ऐतिहासिक रैली थी, उस रैली में सभी अति पिछड़े, पिछड़े, दलित और हर वर्ग के लोग वहां थे। और हम लोग पूरा प्रदेश भली भांति जानता है कि इस बार अखिलेश यादव जी की लहर है और उत्तर प्रदेश में लोग विकास चाहते हैं, क्योंकि जो वर्तमान में सरकार चल रही है उसका लगातार लोग देख चुके हैं महंगाई किस हद पर है और प्रत्येक वर्ग त्रस्त है इस बात। तो अखिलेश यादव जी की सरकार के लिए प्रत्येक जो पार्टियां हम लोगों के साथ गठबंधन में आ रही हैं, उन लोगों का सबका स्वागत करते हुए और आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में हम लोग सभी लोग सरकार बनाने जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी नहीं है। प्रीतपाल जी, क्योंकि आप लोग ये देख रहे हैं और खासतौर से उत्तर प्रदेश के अंदर जब हम लोग देखते हैं तो जातिगत फैक्टर बहुत एक, हम ये कह सकते हैं कि बहुत सही तरीके से काम करता है और जो लोग इसको साधते हैं वो सत्ता तक पहुंचते हैं। आप लोग हर बार कहते हैं कि आप लोग अलग तरीके की राजनीति कर रहे हैं, आप मुद्दों के आधार पर आयुष जी, लेकिन मुद्दों को आप तब कनेक्ट कर पाएंगे प्रीतपाल सिंह सलूजा जी जब ये वोट बैंक आपके साथ खड़ा होगा। कैसे निपटेंगे इन सबसे? आयुष जी, मेरी आवाज आ रही है आपको साफ एकदम? जी जी। आयुष जी, उत्तर प्रदेश की धरती के ऊपर उत्तर प्रदेश जब से निर्मित हुआ है देश की आजादी के बाद से, तब से लेकर कांग्रेस का बहुत बड़ा राज यहाँ पे रहा है। भाजपा ने भी अपना राज किया, सपा ने भी अपना राज किया, बीएसपी ने भी राज किया, अन्य पार्टियों ने भी राज किया इस पर। मगर आज तक उत्तर प्रदेश को सिर्फ जातिवाद के अंदर डालकर, जात धर्म में डालकर पूरी तरह से इन्होंने फंसा के रखा हुआ है। आम आदमी पार्टी की अकेली पार्टी उत्तर प्रदेश की धरती पे इस बार चुनाव लड़ेगी सभी पार्टियों के बीच में जिनका अपना जाति वर्ग का कोई वोट नहीं है। हम ये चैलेंज ही नहीं करते कि हमको ओबीसी वोट डालेगा, अल्पसंख्यक वोट डालेंगे, अगड़ा डालेगा, पिछड़ा डालेगा, और डालेगा, नहीं। हमें इन सब चीजों में उलझना ही नहीं है। अरविंद केजरीवाल ने पहले दिन इस बात को कहा था कि हम राजनीति बदलने, हम राजनीति सिखाने आए। तो इसका हम लोगों ने 3 बार प्रयोग करके दिल्ली में दिखा दिया देश को। अब देश की जनता ये समझ चुकी है कि जो माननीय नरेंद्र मोदी जो देश के प्रधानमंत्री हैं, 2014-2013 से लेकर 14 तक अपने भाषण में इस बात को कहते थे तो गुजरात मॉडल पूरे देश के अंदर चलेगा। तो आज देश ने देख लिया कि गुजरात मॉडल कैसा। गुजरात में भी जो जो चीजें वो जो संपदा थी, जो सरकार की या हमारी आपकी संपदा थी, वो बेच के चला रहे थे। आज देश के अंदर भी वही काम हो रहा है, हर चीज बेच के ये चला रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी जो जात पात की राजनीति में लोगों को फंसा के रखा हुआ था, अब भी वो चैनल के माध्यम से चर्चा में इसको लगाए रखना चाहते हैं। वो ये नहीं चाहते कि ओबीसी वर्ग का व्यक्ति ये बताए कि मुझे जो बिजली महंगी मिल रही है वो हमको सस्ती अगर अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी वाले दे रहे हैं, तुम क्यों नहीं दे पा रहे हो? तुम्हारे पास तो अभी सत्ता है। अरविंद केजरीवाल साहब पानी मुफ्त देने के लिए बात करता है, अच्छी शिक्षा की बात करता है, अच्छे स्वास्थ्य की बात करता है, अच्छी सड़क की बात करता है। तो इस समय योगी आदित्यनाथ जी के पास सरकार है, 5 से 6 महीने बाद उनके पास सत्ता है। ये अपने मैनिफेस्टो में इस बात को कहने जा रहे हैं कि 400 से 500 इनकम आपको मुफ्त देंगे, मगर अभी इनके पास मौका, ये कुछ नहीं देंगे, ये देना भी नहीं चाहते। इनकी मंशा ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सिर्फ मंशा एक है कि लोगों को जात पात में फंसा के रखो, हिंदू मुसलमान के एक दूसरे को लड़वा के रखो, अपनी सत्ता को हासिल करो। आम आदमी पार्टी सब मिथ को तोड़ने के लिए उत्तर प्रदेश की धरती पे आई है। हमें अगड़ा का भी वोट चाहिए, हम उसको पिछड़ा का भी चाहिए, ओबीसी का भी चाहिए, अल्पसंख्यक का भी चाहिए, हर जात वर्ग उस व्यक्ति का चाहिए जिसको उत्तर प्रदेश की धरती पर टैक्स देने के बाद उसको बिजली मुफ्त मिले, 24 घंटे बिजली मिले, पिछला बिल उसका माफ हो जाए, किसानों को पूरी तरह से उसको मुफ्त बिजली मिले, किसानों का जो अनाज पैदा होता है उसको उसका हक का पैसा मिले। आज तक पिछले 4 साल तक योगी सरकार को याद नहीं आया 10 रुपए मूल्य भी नहीं बढ़ा पाए किसी चीज पर, गन्ना पर। और अब वो कह रहे मैंने अपना पैसा बढ़ा दिया गन्ना। इन्होंने जो सब्सिडी दी आयुष जी, वो किसानों को ना देकर सिर्फ मिल मालिकों को दे दी कि तुम मिल्क मालिकों के तुम गुलाम बने रहो। जो ईस्ट इंडिया काम करती थी वही भारतीय जनता पार्टी काम आज उत्तर प्रदेश की धरती के ऊपर भी कर रही है। हम लोग सब इस मिथ को तोड़ के आम आदमी पार्टी वाले ठीक है, चलिए आलोक जी, पार्टी स्वास्थ्य, शिक्षा और अच्छे मॉडल के ऊपर ही काम करें। आलोक जी जी, छोटी छोटी आंखों से बड़े बड़े सपने आम आदमी पार्टी देख रही है, देखने दीजिए।
2014 में केजरीवाल जी ने भी ऐसे ही सपने देखे थे। उन्होंने तो उस समय तो प्रधानमंत्री बनने के सपने देखे थे, बनारस से चुनाव लड़ने उतर आए थे। समय आने दीजिए, आलोक जी प्रधानमंत्री भी बनेंगे जी, देश की जनता प्रधानमंत्री भी बनाएगी, समय रखिए। देखिए अभी सपने देखने में क्या क्या दिक्कत है? अखिलेश यादव जी भी देख रहे हैं। जब आपके 2 सांसद हुआ करते थे 1984 में, तब आपने सपने नहीं देखे थे? आपने कभी सोचा था कि देश में राज करेंगे? अरे मैं कहाँ कह रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी के मात्र 2 सांसद हुआ करते थे, पहली बार 4 सांसद आए। अरे तो वो मना कहाँ कर रहे हैं प्रीतपाल जी? वो तो कह रहे हैं कि आप देखिए भाई, बड़ा सपना देखना चाहिए, जब बड़ा सपना देखेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। ठीक है प्रीतपाल जी, वो कहाँ कह रहे हैं कि आप ना देखें सपना? वो तो कह रहे हैं आप देखें, तो कह रहे हैं आप देखें। लेकिन ठीक है प्रीतपाल सिंह सलूजा जी, हो गया भाई, उसी बात को दोहराने से नहीं। ठीक है, उनके 2 सांसद थे, आज वो 2 से कहां पहुंच गए, इसीलिए तो वो कह रहे हैं ना कि आप भी देखिए, आप भी पहुंचिए वहां तक। ठीक है, चलिए। उतनी जगह लीजिए, अभी समाजवादी पार्टी के भी साहब बिल्कुल ये जनता डिसाइड करेगी, भारतीय जनता पार्टी डिसाइड नहीं करेगी, इसमें भारतीय जनता पार्टी डिसाइड नहीं करेगी कि उत्तर प्रदेश की जनता डिसाइड करेगी। बिल्कुल पंचायत चुनाव में अभी मुक्ति खाए हैं, अभी तो समाजवादी चुनाव में अभी ही मुक्ति खाए हैं। भारतीय जनता पार्टी कितने नंबर पे चलेगी इसी पंचायत चुनाव में? देखने दीजिए ना साहब, सपने देखने में क्या जाता है? बिल्कुल जैसे भारतीय जनता पार्टी सपने देखा करती थी, उत्तर प्रदेश को बदलना है, उत्तर प्रदेश की जनता को जो उनके टैक्स के हक मिलने चाहिए वो देने का। परेशान होने की जरूरत नहीं, देखिए सपने, आप देखिए सपने, हकीकत की जरूरत। कोरोना काल में लोगों को मरते हुए किसने देखा? इसी योगी सरकार में कोरोना काल में लोग नहीं मरे? अरे प्रीतपाल जी, क्या की फीस लोगों को भारी भरकम नहीं देनी पड़ गई? प्राइवेट स्कूल की मनमानी, बिजली के रोक नहीं पाए, आपने बढ़ाया बिजली, पानी, हाउस टैक्स, स्कूल की फीसें। इस समय ये बटा हुआ है, पेट्रोल 115 रुपए लीटर हो गया। किस अहंकार में बैठे हुए हैं? रावण भी इस अहंकार से। प्रीतपाल जी एक सेकंड। प्रीतपाल जी मुझे मजबूर ना करें कि मैं आपकी ऑडियो डाउन करवा दूं, मुझे मजबूर ना करें, सुने पहले, दूसरों को भी सुने। आपको मैं मौका दे रहा हूं, अपनी बात रखिएगा, इस तरह से चर्चा डिस्टर्ब ना करें। आपकी बारी आए, अपना पूरा पक्ष रखिए, लेकिन बिल्कुल बोलेंगे, मगर अहंकार की तो अहंकार के शब्दों का इस्तेमाल करते नहीं हो पाती। इस तरीके सब्जी मंडी मत लगाइए ना, बहस की मर्यादा है। सब्जी मंडी मत लगाइए, आप दिल्ली में लगाइएगा सब्जी मंडी, सब्जी मंडी की बात ना कीजिए। अभी दशहरा में रावण को जलाया गया, सब्जी मंडी नहीं लगती, रावण को जलाया गया। उत्तर प्रदेश में तो अभी रावण का दहन हुआ है, ज्यादा समय नहीं निकला है। अरे साहब 2022 आपको, आप कहाँ हैं, किस जगह पे, कहाँ किस क्या है? 2022 आने दीजिए ना, कितनी दूर है? बिल्कुल अभी भी अहंकार में मत, इसी मद में चली जाएगी भारतीय जनता पार्टी, इसी अहंकार के मद में भारतीय जनता पार्टी इंतजार कीजिए उत्तर प्रदेश की धरती से, आगे देश से। सपने देख लीजिए, आप सपने देख लीजिए, आप जैसे बहुत सारे लोग, बहुत सारे। चलिए आलोक जी मुद्दे पर आइए। आप उनको सपने दिखाते रहेंगे तो वो आपको जवाब देते रहेंगे, और फिर मुझे लगता है कि आप दोनों लोग एक दूसरे का समय बर्बाद करते रहेंगे। आलोक जी, अखिलेश यादव जी का पोस्टर में देख रहा था, आ रहा हूं। कहां आ रहे हैं साहब, और क्या करने आ रहे हैं उत्तर प्रदेश में? क्या आप फिर से मथुरा वाला कांड दोहराना चाहते हैं? क्या फिर से आप जवाहर बाग वाला कांड दोहराना चाहते हैं? क्या फिर से आप मुजफ्फरनगर लाना चाहते हैं? क्या फिर से किसी अमेठी के किसी छोटे से नेता को मंत्री बना करके खनन का कारोबार करना चाहते हैं? क्या फिर से पूरे उत्तर प्रदेश को मुख्तार अंसारी के हवाले करना चाहते हैं? क्या फिर से आप प्रयागराज को किसी अतीक अहमद के हवाले करना चाहते हैं? क्या आप फिर से उत्तर प्रदेश को भ्रष्टाचार की आग में झोंकना चाहते हैं? क्यों आ रहे हैं साहब? कौन बुला रहा है आपको? कौन बुला रहा है? समय तो आप कह रहे थे कि काम बोलता है, लोगों ने अच्छी तरह समझा कि दाम बोलता है, आपको तो कहीं तवज्जो नहीं मिली। पिछले 4.5 साल में आप कहां थे, कहां आ रहे हैं, कहां जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? कोई पूछ रहा है आपसे? आप कह रहे हैं हम आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश की जनता तो आपको बता रही है बार बार कि आप कहीं नहीं आ रहे हैं। इस बार आप जाएंगे तो फिर विदेशी यात्रा पे। चलिए ठीक है, लेकिन ठीक है, आज के मुद्दे पर रहेंगे। आज के मुद्दे पे आलोक जी मुझे बताइए कि भाई जैसे अति पिछड़ा या जिस पिछड़े की आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं, ओम प्रकाश राजभर आपके साथ नहीं है। पिछली बार वो आपके साथ थे, इसलिए वो वोट बैंक आपके साथ जुड़ा, और आपने उनकी बात को नहीं माना। जिस मुद्दे पर वो आपके साथ आए इसलिए वो अलग हो गए, और अब वो समाजवादी पार्टी के साथ में है। तो भाई वो नुकसान तो होगा ना आलोक जी आपको?
भाई उनको लगता है कि हमको नुकसान होगा, उनको तोड़ने दीजिए। वो तो हमारे अध्यक्ष जी के साथ भी बैठे थे, समाजवादी पार्टी के साथ भी बैठे थे, वो तो सौदा कर रहे हैं, सौदा करने दीजिए। देखिए भारतीय जनता पार्टी सौदेबाजों के साथ सौदेबाजी नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी अपनी राह चल रही है, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास हमारा नारा है, हमारे जीवन की शैली है। हम जिस तरीके से आगे बढ़ते हैं, भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश में 2 करोड़ 30 लाख सदस्य जिस नारे को लेकर चलते हैं, जिस लाइन को लेकर के चलते हैं, जिस लाइन को जीते हैं, वो उस लाइन के तहत हम आगे बढ़ रहे हैं। और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को एक बार फिर से जब 2022 का इलेक्शन जीतेगा तो आपको दिखाई पड़ेगा कि जो बहुत सारे लोग जो सियासी समीकरण बना रहे हैं, जो जाति जमात की राजनीति कर रहे हैं, जिनको लग रहा है कि दिल्ली से निकल करके आएंगे कहीं और सियासत कर लेंगे, जिनको लग रहा है कि हैदराबाद से आएंगे तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में कुछ जंगे बना लेंगे, किसी को लग रहा है कि किसी को इस तरीके से खड़ा कर लेंगे, समीकरण बना लेंगे। तो जो समीकरण बना रहे थे बना चुके। पिछले 5 सालों में देखिए ना, समाजवादी पार्टी ने कौन सा समीकरण नहीं बनाया। भाई आप ही कह रहे थे ना, समाजवादी पार्टी अगर बसपा से मिल गई 2019 में तो बहुत सारे तंबू खत्म हो जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी तो तब भी बहुत शानदार तरीके से आई थी। ठीक है, चलिए उमाशंकर राजभर जी, उमाशंकर राजभर जी, ठीक है उमाशंकर राजभर, सौदेबाजी करेंगे तो कोई भारतीय जनता पार्टी सौदेबाजी नहीं करने वाली है। आप लोग सौदेबाजी कर रहे थे क्या? ठीक है, चलिए आलोक जी हो गया, ठीक है। चलिए उमाशंकर राजभर जी, उमाशंकर राजभर जी। उमाशंकर राजभर जी आप सुन पा रहे हैं? हाँ बोलिए सुना। जी उमाशंकर राजभर जी, सौदेबाजी कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी के साथ क्या? अब उनसे मित्र से पूछिए कि 2017 में जो 9 जुलाई को हुआ था मऊ के मैदान से, इसी मैदान से पूछिए कि अमित शाह जी आए थे और साथ में सौदेबाजी में क्या उन्होंने कहा था? यही कहा था ना कि हम आज पिछड़ों के लिए जो सामाजिक न्याय समिति है, जो आप हमको डरवाते थे कि जो पिछड़ों का हक मारा जा रहा है, यही सौदेबाजी किए थे ना। लेकिन आपके साथ 2 साल रहे, 4.5 साल में बता दीजिए आज पिछड़ों के लिए आपने क्या काम किया है? आप तो सबसे बड़े झूठे हो। आप तो भारतीय झूठ पार्टी आपका नाम रख दिया हमारे नेताजी ने। तो अगर झूठ बोलना है तो आपसे कोई सीखे जो है, तो हम झूठे वादे के साथ में नहीं है। आज भी पिछड़ा है। आप देखिए पिछली बार 9 जुलाई था और इस बार जो है 27 अक्टूबर है। कल जन सैलाब आपने देखा होगा मऊ की धरती से। तो अब तो आपकी विदाई तय है कि 2022 में बाबा जी को हम मठ में भेज के रहेंगे। आप कहते हैं ना कि हैदराबाद से कौन आया है, तो उत्तराखंड से जो बाबा जी को ला करके आप मुख्यमंत्री बनवाए धोखे से, उस बात को आप भूल जाइए। बाबा जी को गोरखपुर मठ में ही जाकर के धुआं ही छोड़ना, उसके साथ कुछ नहीं कर पाएंगे। इस बात को आप ध्यान रखिए। सचिन जी, ये जो पोस्टर लगाए गए उसको लेकर के भी आलोक जी आपके ऊपर सवाल खड़ा कर रहे थे और बहुत सारी बातें उन्होंने कही कि कौन आ रहा है और क्या करने के लिए आ रहा है। मैं चाह रहा हूं उसका जवाब दें आप। मैं अपने भारतीय जनता पार्टी के साथी से कहना चाहूंगा कि सर्वप्रथम तो पहले अपने घोषणा पत्र को पढ़ लीजिए जो पिछले 5 वर्ष पहले इन लोगों ने छपाया था, और देखिए उसमें क्या क्या था। गड्ढा मुक्त का वादा करने वाली सरकार अभी 5 वर्षों में आधे गड्ढे भी नहीं भर पाई है और विकास की बात करती है। महिलाओं के साथ क्या हो रहा है, एनसीआरटी की रिपोर्ट, आरबी की रिपोर्ट उठा के देखिए आप। उसमें क्राइम रिपोर्ट में कितने उत्तर प्रदेश सबसे आगे है क्राइम में। इस समय महिलाओं पे उत्पीड़न के मामले सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में, बालकों को बच्चों को लेकर के उत्पीड़न सबसे आगे है। और महिलाओं पर जो पंचायत चुनाव से लेकर अभी तक इतने बलात्कार की घटनाएं हुई है, ये किसी से छुपा नहीं है। किसानों की स्थिति क्या है, किसानों पर गाड़ियां चलाई जा रही हैं, कुचल दिए जा रहे हैं किसानों के लगातार 1 वर्ष लगभग हो गया है किसानों को बैठे हुए, उनकी आवाज नहीं सुनी जा रही है। गन्ना के सही मूल्य नहीं मिल रहे हैं। आप पूरे प्रदेश में देखिए और बात करते हैं चैनल पर बैठ करके, बहुत सच्चाधारी बनते हैं। इतनी अब तो रावण की भी नहीं रही है। मेघनाथ और रावण का भी घमंड चूर प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कर दिया था। आपका तो घमंड बिल्कुल चूर हो जाएगा। और आगामी चुनाव में 2022 के चुनाव में आदरणीय अखिलेश यादव जी का बहुत बड़ी पैमाने पर और जनता उन्हें आशीर्वाद देने वाली है और सरकार बनने वाली है। मैं अपने भाजपा के साथियों को कहना चाहूंगा कि ये घमंड जो है अब की बार चूर हो जाएगा 2022 में आपका। और कहीं भी भगवाधारियों कहीं भी उत्तर प्रदेश में जगह नहीं मिलेगी। और मठ तो छोड़िए आप, इतने पूरे प्रदेश में आपके कुकर्मों की जो सजा है वो जनता देने वाली है 2022 में। और आप तैयार हो जाइए। अब
गड्ढा मुक्त नहीं कर पाए, लेकिन अब आपको बिल्कुल उत्तर प्रदेश से मुक्त कर देगी जनता, बिल्कुल आपको शासन सत्ता से। अभी जो सूखा था ना आपका 14 वर्ष का, अब की बार आने वाले समय में 28 वर्ष तक आपको उत्तर प्रदेश की जनता कभी माफ नहीं करेगी। आपने ऐसे ऐसे कर्म किए उत्तर प्रदेश में जिसकी कोई सीमा नहीं है, आपको सजा मिलने वाली है। और उत्तर प्रदेश में 2022 में अखिलेश यादव जी की सरकार चलिए बनेगी। ठीक है सचिन जी, इस बात को थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे, एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं और ब्रेक के बाद फौरन वापस आते हैं। तो ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आज बड़ी बहस में हम लोग चर्चा कर रहे हैं ओबीसी वोट बैंक की, क्योंकि ओबीसी वोट बैंक हमेशा से उत्तर प्रदेश की राजनीति में किंग मेकर की भूमिका में रहा है और ये बड़ा वोट बैंक जिसके भी पक्ष में होता है, सत्ता उत्तर प्रदेश के अंदर उसी के हाथ में होती है। और अब देखना यह है कि इस बार ये जो ओबीसी का बड़ा वोट बैंक है ये किस ओर जाता है। हालांकि सभी पार्टियां अपने अपने दावे जरूर करती हैं कि इस बार ये ओबीसी का वोट बैंक उनके साथ है या उसको लेकर के वो रणनीति बना चुके हैं, लेकिन ये ओबीसी वोट बैंक किस तरफ इस बार उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों में जाएगा इसका अंदाजा भी किसी को नहीं है। और इसीलिए आप देख रहे हैं कि लगातार इस बड़े वोट बैंक को साधने की जो कवायद है तो सभी राजनीतिक पार्टियों के द्वारा की जा रही है। और इसी पर आज हम भी चर्चा कर रहे हैं कि आखिर कौन इस किंग मेकर की भूमिका में बने हुए ओबीसी वोट बैंक को अपने पार्टी के पक्ष में ला पाएगा और कैसे ये होगा, इस पर चर्चा लगातार जारी है। सभी मेहमान मेरे साथ बने हुए हैं, एक बार चर्चा में फिर से वापस लौटेंगे। प्रीतपाल सिंह सलूजा जी, मैं आपके पास आता हूं वापस। एक सवाल मेरा आपसे ये भी है, क्योंकि सत्ता में आने के लिए आप भले ही इस बात को कहें कि आप पार्टी विद डिफरेंस की तरह से यहाँ पे काम कर रहे हैं, आप मुद्दों पर बात कर रहे हैं या मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं, लेकिन वो जनता जो आप मुद्दे उनके साथ कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं वो तब कनेक्ट होगी जब आप उनको ये बता पाएंगे कि जो अन्य विपक्षी पार्टियां हैं आप उनके साथ ना जाकर के आम आदमी पार्टी के साथ में आए। ये कैसे करेंगे अगर उन्होंने रणनीति पहले से तैयार कर रखी है? क्योंकि जो मुद्दे आप उठा रहे हैं कमोबेश वही मुद्दे सारी पार्टियों के हैं, लेकिन वो आपके पक्ष में क्यों आए ये एक सवाल है। और ऊपर से इन लोगों के साथ जातिगत फैक्टर भी है, अगर आप उसको नकारते हैं तो। प्रीतपाल जी। बिल्कुल बिल्कुल, केशव प्रसाद मौर्य ने आके जो सवाल खड़े किए हैं वही केशव प्रसाद मौर्य जब राम जन्मभूमि के ऊपर भूमि पूजन हो रहा था तब उनको उनसे दूर रखा गया था। देश के दलित राष्ट्रपति जिनको इन्होंने कहा कि दलित एक प्रत्याशी हम दे रहे हैं, जो देश का इस समय वर्तमान में कोविंद जी राष्ट्रपति हैं, उनको तक उन्होंने निमंत्रण नहीं दिया था। मैं आगे आ जाऊं कि सभी पार्टियां अलग अलग जातियों को साधने में लगी हुई हैं। आप अपनी जगह कैसे खड़ी करेंगे? आम आदमी पार्टी शुरू से इस बात को कह रही है, हम लोग को किसी एक व्यक्ति विशेष जाति की वोट की आवश्यकता नहीं है, हमें हर उस व्यक्ति की वोट की आवश्यकता है जिसको अपने बच्चों की शिक्षा के ऊपर आम आदमी पार्टी के द्वारा काम लेना हो, जिसको अपने घर का बिजली का बिल मुफ्त करवाना हो, जिसको अपने घर के आगे की सड़कें अच्छी करवानी हो, जिनके अपने आसपास के पार्क सही कराने हो, महिलाओं को सुरक्षा दिलाने हो, बुजुर्गों को सुरक्षा दिलानी हो, जो युवा अपने घर पे डिग्रियां लेके बैठे हुए हैं, जिनको नौकरियां प्राप्त करनी हो, वो आम आदमी पार्टी का वोटर है, कोई एक जाति विशेष का वोटर नहीं है। मैं बार बार आम आदमी पार्टी इस बात को स्पष्ट रूप से कह चुकी है। इस समय उत्तर प्रदेश के अंदर जो जाति आप जो भी मकड़ जाल इन्होंने शुरू कर दिया, कुछ दिनों से चैनलों पे चलना शुरू हो गया कि उत्तर प्रदेश में चुनाव आने वाला है, इन सब चीजों में मैं आज पूछता हूं, आलोक जी यहाँ पे बैठे हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, वरिष्ठ प्रवक्ता हैं, हमारे बड़े अच्छे मित्र हैं, ये आज बता दे चैनल के ऊपर, अभी इनके पास 5 से 6 महीने का समय बचा हुआ है। ये ओबीसी को सपना क्या दिखा रहे हैं कि आने वाले समय में जब मेरी सरकार आएगी तो मैं इस काम को करके दिखाऊंगा, उनको उनका हक दिलाऊंगा। तो अभी 5 महीने ये सत्ता में है, माई बाप है उत्तर प्रदेश के, बॉस है उत्तर प्रदेश के, इनको करना के कलम तो ही चलानी है। इस कलम से उन ओबीसी वर्ग के लोगों को लाभ हो जाएगा, अगड़ों को लाभ होगा, पिछड़ों को लाभ होगा, सभी को लाभ हो सकता है इनके एक कलम से। सभी को आज मुफ्त, आम आदमी पार्टी तो चिल्ला रही है गलत फाड़ ली है, गलत फाड़ ली है 300 यूनिट बिजली का, ये आज से 400 यूनिट मुफ्त कर दे बिजली को, ये लोगों को शिक्षा मुफ्त कर दे, स्वास्थ्य मुफ्त कर दे। इनके पास कहां इनको जाना किसी से पूछने के लिए? इनके पास इतना बड़ा बहुमत है, 325 सीटों के साथ उत्तर प्रदेश में ये राज कर रहे हैं। इन्होंने सपा को साफ कर दिया, बीएसपी को साफ कर दिया, पता नहीं किसको किसको साफ कर दिया। हमको वो कह रहे हैं कि आप सपने उत्तर प्रदेश में ना देखे, जबकि 1984 में 2 सांसद हुआ करते थे इनके, आज देश में राज कर रहे हैं लोगों को झूठ बोल बोलकर। आज उत्तर प्रदेश की धरती जो जनता है वो पूछ रही है कि हमारे बच्चों की स्कूल की बढ़ी हुई फीस हमको क्यों देनी पड़ रही है? इसमें योगी आदित्यनाथ जी क्यों नहीं प्राइवेट स्कूलों पे लगाम लगा पाए? आज उत्तर प्रदेश की जनता इनसे पूछना चाहती है कि जो बिजली के बढ़े हुए भाव हम क्यों बढ़ के दे रहे हैं,
जब एनटीपीसी 2 रुपए 45 पैसे में प्रदेशों को, राज्यों को बिजली देती है, तो उत्तर प्रदेश की सरकार जो 14,000 करोड़ का कोयले का बकाया है उसको क्यों नहीं भुगतान करती है? 11,000 करोड़ रुपए अपने सरकारी संस्थानों से लेकर क्यों वो जनता के ऊपर बोझ डाली है? जनता की बिजली के भाव को बढ़ा रही है। क्यों पानी हमको दूषित पीना पड़ रहा है? क्यों गड्ढों, इन्होंने कहा उत्तर प्रदेश के गड्ढों को हम लोग 100 दिन के अंदर गड्ढा मुक्त करेंगे। आज उत्तर प्रदेश जो है गड्ढा में ही उत्तर प्रदेश हम लोग को खोलना पड़ता है। बताए मैंने गड्ढों में गिर के अपने। चलिए आलोक जी से मैं इसका जवाब ले लेता हूँ। आलोक जी, जो आम आदमी पार्टी कह रही है वो अभी भी आपके हाथ में है। अगर आप ये कर दें तो हो सकता है कि जो वो दावे कर रहे हैं उससे तो कम से कम वो पीछे हो जाएंगे, लेकिन आप लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं, इसलिए जनता को कन्विंस कैसे करेंगे? चलिए ठीक है प्रीतपाल जी, अब मैं जवाब ले लेता हूँ। आलोक जी, उत्तर प्रदेश की धरती पे ये राज कर रहे हैं, इनको किसी ने इनके हाथ नहीं पकड़े थे। चलिए आलोक जी की बात चर्चा करते हैं तो राम मंदिर 2017 में निर्मित हो जाना चाहिए था। जब देश के अंदर नरेंद्र मोदी जी बैठे हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर योगी आदित्यनाथ जी बैठे हैं, नगर निगम में आपका राजा, ट्रिपल इंजन की सरकार आपके पास है, नगर निगम में भी आप हैं, उत्तर प्रदेश में भी आप हैं, सेंट्रल में भी आप हैं, तो एक अध्यादेश लाके राम मंदिर 2017 में बना देते। माननीय सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद ये काम हुआ। माननीय सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद लखीमपुर का जो अजय मिश्रा टेनी का पुत्र है, आशीष मिश्रा टेनी को पकड़ा गया। योगी आदित्यनाथ की पुलिस के क्या कर रही थी? कुलदीप सिंह सेंगर को इन्होंने। चलिए ठीक है प्रीतपाल सिंह सलूजा जी, ठीक है, चलिए मैं जवाब लेता हूं। ठीक है, हो गया, ठीक है प्रीतपाल सिंह सलूजा जी, ठीक है। बहुत सारे मुद्दे हैं और इस तरह से मुद्दे अगर आप अभी गिनाना शुरू करेंगे तो फिर मुझे लगता है सारा समय मुझे आपको ही देना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अभी आपने स्पेसिफिक जो सवाल उठाया उसका जवाब लेते हैं। आलोक वर्मा जी जवाब दें। अरे महेश भाई, प्रीतपाल जी हमारे पुराने मित्र हैं। केजरीवाल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की दुकान लेकर के आए हैं, फ्रेंचाइजी लेकर आए हैं, यूपी में खोलना चाहते हैं। उनको लगता है यूपी में माल बेच लेंगे, लेकिन उनको नहीं पता कि उस तरीके की बहुत सारी दुकानें उत्तर प्रदेश में आती रही हैं और जाती रही हैं, कहीं कोई उसका असर नहीं पड़ा है। दिल्ली है क्या साहब? नगर निगम जैसी चीजें, वहां की जरूरतें अलग, उत्तर प्रदेश की जरूरतें अलग। उत्तर प्रदेश की जरूरतें जिसे पूरी करनी है वो पूरी कर रहा है, बहुत शानदार तरीके से कर रहा है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में कारोबार बढ़ाने में उत्तर प्रदेश आज दूसरे नंबर पर है, आंध्र प्रदेश पहले नंबर पर है। इकोनॉमी पिछले 4.5 साल में हमने दूसरे नंबर पर लेके हम उत्तर प्रदेश की आए हैं, महाराष्ट्र पहले नंबर पे है। इससे पहले कभी हुआ नहीं है। हंगर इंडेक्स कितना उत्तर प्रदेश का? हंगर इंडेक्स कितना है? महिलाओं के साथ दुष्कर्म की घटनाएं कितने प्रतिशत बढ़ी है उत्तर प्रदेश में? आज ओबीसी वर्ग की जो नौकरियां हैं उसमें से चोरी कर आप किसको नौकरियां भाई को नौकरी समाजवादी पार्टी ने कुछ दिन पहले प्रीतपाल भाई गए थे समाजवादी पार्टी के साथ। समाजवादी पार्टी के मुंह से ये सुनते अच्छा नहीं लग रहा। भारतीय जनता पार्टी को पानी पी के कोसते थे, आज उसमें आप चले गए उस वॉशिंग मशीन में। कम से कम कुछ तो देश के लिए सोचिए, उत्तर प्रदेश की जनता के लिए सोचिए। जो आपका अंतर्मन है उससे सोचिए। ठीक है प्रीतपाल जी, वो सोचने के लिए तो आप लोग है ना, ये नहीं सोच रहे हैं, वो सोचने के लिए आप लोग है ना, आपके लिए स्पेस तो दे रहे हैं ना। ये अगर ये सब सोचने लगेंगे तो फिर आप क्या सोचेंगे? इसलिए ठीक है अभी आलोक जी को बोलने दें। आलोक जी। प्रीतपाल जी, बहस आप तो अच्छी बहस करते हैं महाराज। बहस में एक तरीका होता है, बीच में नहीं बोला जाता। आपने पूरी बात कह लीजिए और कुछ मन में हो तो वो भी कह लीजिए। चलिए ठीक है आलोक जी, अपनी बात रखें, समय कम है मेरे पास, अभी एक रिएक्शन में और बनेंगे। ठीक है चलिए, रावण का अहंकार त्याग दे, मुद्दे पर आ जाते हैं। समय बर्बाद करने से कुछ नहीं होगा ना। आप रख पाएंगे अपनी बात, ना वो रख पाएंगे। आप उनको बोल लेने दीजिए, आप अपने आप को बोल लेने दीजिए, इसी में समय व्यक्त करेंगे। ठीक है आलोक, जवाब ले लीजिए, बारी बारी से ले लीजिए, फिर पूछ लीजिएगा, फिर जवाब दे देंगे। आपने असल में जो चश्मा लगा रखा है वो केजरीवाल जी का स्पेशल चश्मा है। उस चश्मे से कुछ दिखाई नहीं पड़ेगा उत्तर प्रदेश में। तो मुझे लगता है उत्तर प्रदेश में देखने के लिए आपके पास आंखें नहीं है, लेकिन जिसके पास नजर है वो देख रहा है। पिछले 5 सालों से बहुत पीछे मत जाइए। 2014 से लगातार हम उत्तर प्रदेश की सियासत में हावी रहे हैं, हिंदुस्तान की सियासत में हावी रहे, और खासतौर से उत्तर प्रदेश की सियासत में आप 2017 को रख लीजिए, 2019 रख लीजिए, 2021 रख लीजिए, लगातार जो चुनाव है हम जीतते रहे हैं, बिना वजह तो नहीं जीतते रहे। जनता को कुछ ना कुछ तो दिखाई पड़ता रहा होगा। जिस तरीके से हमने नौजवानों के लिए काम किया, किसानों के लिए काम किया, कारोबार को बेहतर किया, जिस तरीके से हमने महिलाओं के लिए काम किया, जिस तरीके से हमने उत्तर प्रदेश में एक भी दंगा नहीं होने दिया, एक भी दंगा नहीं होने दिया। रात को 2:30 बजे बेटी को हाथरस में जलाना पड़ गया। कानून की ये व्यवस्था उत्तर प्रदेश में आपने बना दी। के अंदर एक व्यापारी की हत्या हो जाती है,
किस मुंह से उत्तर प्रदेश के कानून व्यवस्था को सही बता रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल गलत बात का प्रदर्शन किया जाएगा। ये नेशनल चैनल पे नेशनल चैनल पे बात कर रहे हैं लोग जी। आपकी मंडल मत कीजिए, जो सत्य है उसको याद कीजिए। आपका एसएसपी भागा हुआ उत्तर प्रदेश से, आपका सिपाही भागा हुआ है। मुझे लगता है कि लखनऊ में जो बहस करती है नहीं है, दुकान है गोली से बिल्कुल संजय सिंह की दूसरी पार्टी के राष्ट्रपति भी बैठे हुए गलत बता दे, कुछ नहीं काम बनने उत्तर प्रदेश की राजधानी में गोलियां चली है। प्रीतपाल जी को गोली मारी गई, अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। चलिए ठीक है, उमाशंकर राजभर जी, ठीक है, उमाशंकर राजभर जी, चलिए ठीक है। एक स्पेसिफिक डिबेट आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के लिए रखनी पड़ेगी, मुझे लग रहा है इतने मुद्दे हैं। उमाशंकर राजभर जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, क्योंकि अभी आप ये कह रहे हैं कि आपके साथ जो अति पिछड़ा है या उनके हक की जो आप बात कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी के साथ आप गठबंधन में जा रहे हैं, उनको उनका वो हक मिलेगा, लेकिन बेसिक बातें जो या आम आदमी पार्टी कह रही है या कमोबेश वही 7 प्रतिज्ञाएं हम लोग देखते हैं प्रियंका गांधी की भी उस प्रतिज्ञा में नजर आती हैं। भाई आदमी इससे तो कनेक्ट होगा ना, उसको मुफ्त बिजली की बात हो रही है, उसको शिक्षा की बात हो रही है, उसको स्वास्थ्य मुफ्त देंगे ये बात हो रही है। इसको कैसे आप लोग इंटैक्ट कर पाएंगे और कैसे अपने वोट को अपने साथ आप रख पाएंगे जो इतने आश्वस्त हैं कि नहीं वो आपके ही साथ रहेगा, आम आदमी पार्टी के साथ नहीं जाएगा या वो कांग्रेस के साथ नहीं जाएगा? उमाशंकर राजभर जी, कल माननीय अखिलेश जी के उपस्थिति के मंच पे, माननीय प्रकाश राजभर जी उपस्थिति के मंच पे सबसे ज्यादा अगर गरीबों के लिए कोई काम किया है उत्तर प्रदेश में माननीय अखिलेश यादव जी ने। आप सोचते हैं अगर उत्तर प्रदेश में गरीबों के लिए अगर कोई बीमार होता था, जो सड़कें गड्ढे की बात कर रहे हैं ना, कोई मरीज लेकिन आज सुनिए 108 नंबर एम्बुलेंस से अगर गरीब फोन करता है कि एम्बुलेंस उसके दरवाजे पे आती है। दूसरी बात बता दो, यही भाजपा के लोग हैं। अगर कोई झगड़ा होता था, कोई दबाया जाता था, पुलिस में जाता था, पुलिस की सुनवाई नहीं होती थी, लेकिन 100 नंबर डायल करिए, पुलिस आपके घर पे आती थी और आपका जो गुनाह नोट जो है FIR घर पे होता था। आलोक जी शांत रहिए, आलोक जी आपने कुछ किया नहीं, 4.5 साल की ओर अति पिछड़ों को बहकाने का काम किया। दूसरी बात, कल नेता जी इसी मंच के माध्यम से किए कि जो गरीबों के लिए स्वास्थ्य शिक्षा की बात आएगी, शिक्षा के बाद जो पोस्ट ग्रेजुएशन तक लड़कियों हैं चाहे लड़के हो सबकी शिक्षा मुफ्त रहेगी। और दूसरी बात, स्वास्थ्य के लिए चाहे जो भी गरीब चाहे जिस जात का रहेगा उसका जो हॉस्पिटल का बिजली के बिल सरकार भरेगी और 300 यूनिट तक बिजली बिल जो है वह सरकार माफ करेगी। इस मुद्दे को, और दूसरी बात सामाजिक न्याय समिति की जो बात कर रहे हैं माननीय अखिलेश जी खुद थे, उन्होंने कहा पहले ओबीसी की जनगणना होगी। सीधा उन्होंने मंच के माध्यम से कहा कि उत्तर प्रदेश में सरकार आते ही ओबीसी की जनगणना होगी, जिसकी संख्या वाली जितनी हिस्सेदारी यानी उसकी जनगणना हो जाने दीजिए, उसके बाद जिसकी जितनी हिस्सेदारी 27% में है उसका बंटवारा हो जाएगा। ये तो कल माननीय अखिलेश जी ने मंच के माध्यम से किया, जिसमें बरगलाने की कोई बात नहीं है। वह माननीय अमित शाह जैसे और नरेंद्र मोदी जैसे झूठे नेता नहीं है। आलोक जी ध्यान रखिए। अरे ठीक है उमाशंकर राजभर जी, उमाशंकर राजभर जी, स्टेटमेंट तो ओम प्रकाश राजभर जी के भी बहुत सारे हैं, स्टेटमेंट तो ओम प्रकाश राजभर जी के भी बहुत सारे हैं और आपको बहुत सारे सोशल मीडिया पर मिल जाएंगे, यूट्यूब पर मिल जाएंगे उनके पुराने स्टेटमेंट, जिसमें वो अखिलेश यादव को लेकर के क्या क्या बातें कह रहे हैं। मुझे लग रहा है आपके संज्ञान में मुझसे ज्यादा वो होगी, लेकिन राजनीति की ये मजबूरी है, लेकिन राजनीति की ये मजबूरी है कि आप इनके साथ जा रहे हैं। ठीक है, वो मैं समझता हूँ, माताओं बहनों का अपमान हो जाएगा अगर समाजवादी पार्टी को आपने वोट दे दिया। ओम प्रकाश राजभर जी के स्टेटमेंट है और आज आप समाजवादी पार्टी के साथ में, इसलिए किसी को ऐसे आरोप न लगाएं। ठीक है, अब आप उनके साथ हैं, आप जिनकी लड़ाई को लड़ रहे हैं वो लड़ाई अपने अंजाम तक पहुंच जाए, बस इस पर ख्याल रखें, इस पर फोकस रखें, इस पर फोकस रखें। सचिन जी, कांग्रेस या आम आदमी पार्टी आपको नहीं लगता कि कम से कम आप लोगों के लिए तो है ही बड़ा चैलेंज, आप लोगों के ही वोट में ये डेंट लगेगा?
ये कोई चैलेंज नहीं है। दूसरी बात ये है कि भारतीय जनता पार्टी के साथी अभी और बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, तो मेरा इनसे छोटा सवाल है और एक निवेदन भी है कि अपने बड़े नेताओं से कहें कि कुछ ना कुछ रियायत पेट्रोल के दामों में उत्तर प्रदेश की जनता को दिया जाए। अब इस समय जनता बहुत परेशान है, तो मेरा हाथ जोड़ के इनसे निवेदन है कि कम से कम 10 रुपए ही घटा दें, कुछ तो घटा दें। बहुत परेशान है उत्तर प्रदेश की जनता। अरे फिर तो जनता खुश हो जाएगी, 10 रुपए घटा देंगे। सड़कों के जो गड्ढे हैं, सचिन जी, अगर आप ये कहेंगे कि ये घटा दें और ये घटा देंगे तो जनता खुश हो जाएगी फिर तो इनसे। फिर आपके पास सचिन जी मुद्दा क्या होगा? ऐसा है, बात इसलिए है, मेरा समाजवादी पार्टी के लोग हमेशा अनुशासन में रहते हैं, बीच में नहीं घूमते हैं। आप भी थोड़ा समझ लीजिए इस बात को, और अपना पिछला वाला जो घोषणा पत्र है वो जरूर पढ़ लीजिए एक बार। और भारतीय जनता पार्टी के सभी प्रवक्ताओं से आप आयुष जी आप भी कह दीजिए कि वो लोग पढ़ के आया करें कि पिछले वाले घोषणा पत्र में कितने नौजवानों को रोजगार देने की बात की गई थी, महिलाओं की सुरक्षा की बात की गई थी, एम्बुलेंस की स्थिति आप देख रहे हैं। जो अखिलेश यादव जी ने एम्बुलेंस चलाई थी, उनकी क्या दुर्दशा की है उत्तर प्रदेश में। आप देखिए, इतने बड़े गधे की लीद को मिला के मसालों में खिलवा रहे हैं उत्तर प्रदेश की, और ये इतनी बुरी स्थिति है जिसको कोई सीमा नहीं है पूरे उत्तर प्रदेश में। आप 4.5 साल की बात करते हैं, 4.5 वर्ष में आपने क्या किया है? आपको तो अधिकार ही नहीं, उत्तर प्रदेश की जनता आपको अधिकार ही नहीं देती कि आप कोई भी सवाल यहाँ आकर के इंडिया न्यूज पे आकर के कोई भी सवाल आप कर सकते हैं। किसी प्रकार तो 4.5 लाख नौकरी दी, हर साल उन्होंने 1 लाख तो सरकारी नौकरी दी थी, उन्होंने हर साल तो 1 लाख सरकारी नौकरी दी। फिर अभी बताएंगे हमने एमएसएमई में कितने लोगों को जोड़ा, हमने कितने लोगों को मुद्रा बैंक के तहत लोन दिया, फिर वो सारा आंकड़ा रखने लगेंगे। लेकिन 4.5 लाख कह रहे हैं सरकारी दिया है, 4.5 साल के कार्यकाल में 4.5 लाख सरकारी नौकरी, मतलब हर साल इन्होंने 1-1 लाख नौकरी दी है। झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, ये तो भारतीय जनता पार्टी की हमेशा से स्कीम रही। बहुत परेशान, कुल मिलाकर के उत्तर प्रदेश इस समय तंग आ गया है। भारतीय जनता पार्टी का शासन और कुशासन बस इतना ही था। अब 2022 में आदरणीय अखिलेश यादव जी की सरकार आई है। और एक बार फिर से मैं ये कहूंगा, ये तो जनता ही तय करेगी, जनता पे छोड़ देते हैं, पार्टियां अपने दावे जरूर कर सकती हैं। बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आप लोगों ने समय निकाला, इस चर्चा का हिस्सा बने। हालांकि ओबीसी का वो बड़ा वोट बैंक किसके साथ जाएगा, इस पर सभी को नजर रखनी है, क्योंकि यही किंग मेकर की भूमिका में हर बार उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों में नजर आता है। आज बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना है।